नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बालासोर में कृषि संयंत्र मेला 2023 का हुआ शुभारंभ, कई दिग्गज हस्तियां हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पुरुषोत्तम रुपाला ने कृषि जागरण के कार्यों की सराहना की। हिमाचल में पशु छोड़ने पर नाम मात्र का लगेगा जुर्माना, 90% पशुओं की टैगिंग का काम हुआ पूरा। केजे चौपाल में विदेशी हस्तियों ने की शिरकत, कृषि जागरण के कार्यों की हुई सराहना। आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़ाया ब्याज, 24 मार्च से नई दर लागू, जाने लेटेस्ट रेट्स। पाकिस्तान हुआ कंगाल, महंगाई ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 46.65% पर पहुंची मुद्रास्फीति। प्लांटेशन के लिए नहीं खरीदने पड़ेंगे पौधे, अब ट्री बैंक आपको मुफ्त में देगा प्लांट। तमिलनाडु के किसानों की बढ़ जाएगी इनकम, 1000 करोड़ की लागत से बनेगा एग्रो कॉरिडोर। रमजान में बढ़ गए खजूर के दाम, रोजेदारों का उत्साह फिर भी बरकरार। दिल्ली में जारी बूंदाबांदी का सिलसिला, बारिश होने से मौसम हुआ ठंडा। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा के सभी किसानों को एक साथ लाने के लिए कृषि संयंत्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मेलन कृषि जागरण द्वारा 25 से 27 मार्च 2023 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका कि आज पहला दिन है और इसका विषय एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड एग्री ओडिशा है। इस मेले में टॉप ब्रांड कंपनीज, डीलर्स और एग्री मशीन्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ही 200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने भाग लिया। इस मेले में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और पूर्व केंद्रीय एमएसएमई और एफएएचडी राज्य मंत्री और बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी भी मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी में ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, प्लांटर्स, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरणों सहित नवीन कृषि तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन हुआ। केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि जागरण द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों को सराहाया और भारत सरकार की तरफ से सम्मेलन को बहुत बहुत बधाई दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बालासोर उड़ीसा में 25 से 27 मार्च 2023 को भारत कृषि संयंत्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन की सफलता के लिए मैं अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय प्रताप सारंगी जी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया था। मेरी भी इच्छा थी कि मैं इस अवसर पर आप सब किसान भाइयों बहनों से रूबरू हो सकूं, लेकिन मेरी शासकीय व्यस्तता और लोकसभा के चलते मेरा आना आप सबके बीच संभव नहीं हो पा रहा है। मुझे विश्वास है आप सब लोग मेरी अनुपस्थिति को क्षमा करेंगे। श्री प्रताप सारंगी जी बहुत ही जन सेवा के लिए समर्पित किसान और गरीबों के हितैषी नेता हैं और लगातार वो अपने कृतित्व से और व्यक्तित्व से इस क्षेत्र में सेवा का कार्य करते रहे और आगे भी कर रहे हैं। उन्हीं के सदप्रयत्नों से यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कृषि जागरण के फाउंडर एमसी डोमिनिक की तारीफ की और कृषि जागरण द्वारा किसान पत्रकार अनोखी पहल एफटीजे की भी सराहना की और कहा कि देश के हर एक गांव से किसान एफटीजे से जुड़े और पत्रकारिता की पहल को आगे बढ़ाए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उड़ीसा के किसानों के लिए इन्होंने ऐसा उन्नत कृषि संयंत्र मेला लगाकर हमारे किसानों को उनकी जानकारी देने का एक प्रयास किया। सारंगी की वजह से उनको सफलता मिल गई, मगर उनका जो सबसे उत्कृष्ट काम चल रहा है वो ये है मीडिया जगत में। आज आप सबको पता है, मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, वो यहाँ से प्रिंट मीडिया के माध्यम से
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जहां जाना होगा जाएगा, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश तक पहुंच जाएगा। ये नई सारी दुनिया चल रही है, इनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और वो पत्रकार किसको रखते हैं? वो गांव में खेती करने वाले किसान को पत्रकार बना रहे हैं। कितने हैं आपके पास ऐसे रिपोर्टर? 1200 किसान इनके रिपोर्टर हैं पूरे देश में, जो खेत में से ही सीधो इनको अपनी डिटेल भेजते हैं, क्रॉप की, एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट की, डिजीज की, एनिमल्स की, सारी रिपोर्ट अपने खेत से ही सीधी इनके पास आती है। और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबकी जानकारी के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए डेडिकेटेड है। ये किसानों के लिए काम करते हैं। ऐसा पत्रकार क्षेत्र में भी काम का होना ये देश के उज्जवल कृषि भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है। इसी के लिए मैं डोमिनी जी को बधाई देता हूं। और आपकी इस कृषि रिपोर्टर की जो श्रृंखला है, 1200 से इसको और बढ़ाओ, और हमारे देश के जितने गांव हैं वो हर गांव में आपका एक प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि पूरे भारत का चित्र दी उगते से पहले ही आपके सामने आ जाए। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। हिमाचल प्रदेश में बेसहारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने इस समस्या से समाधान पाने के लिए पशुओं की टैगिंग का काम भी शुरू किया है। टैगिंग से पशु के मालिक की पहचान आसानी से हो जाती है और बेसहारा पशुओं को उनके मालिक तक पहुंचाया जा सकता है। इससे सड़कों पर बिना आश्रय के घूम रहे गाय भैंसों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एमिड प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ के माध्यम से पशुओं की टैगिंग का काम किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 16,70,102 गायों की टैगिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा 5,72,034 भैंसों की भी टैगिंग की जा चुकी है। आपको बता दें, पशुओं को छोड़ने पर जुर्माना केवल नाम मात्र लगा है। पहली बार पशु छोड़ने पर सिर्फ 500 रुपए और दूसरी बार पशु ऐसा करने पर 700 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इस जुर्माने से पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले पशु मालिकों में किसी तरह का कोई डर भी नहीं है। कृषि जागरण मीडिया कार्यालय में एक बार फिर केजे चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नटालिया पोप्लावास्किया, डिप्यूटी डीन फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, फैकल्टी ऑफ फिलॉसफी एंड एसोसिएटेड प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट हेड ऑफ MA प्रोग्राम ग्लोबल एंड डिजिटल मीडिया और प्रोफेसर विक्टर बाराबाश, डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ फिलॉसफी, हेड ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट RUDN यूनिवर्सिटी मॉस्को, रशिया मौजूद रहे। केजे टीम ने दोनों विदेशी मेहमानों का स्वागत एक छोटे पौधे के भेंट के साथ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नटालिया ने कृषि जागरण का धन्यवाद ज्ञापन किया और उन्होंने कहा कि आज जिस तरह लोग राजनीति, व्यापार, मनोरंजन और खेल के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, वहीं कृषि जागरण जैसे संस्थान खेती के मुद्दों पर कार्य कर रहा है। उन्होंने इसके लिए कृषि जागरण के संस्थापक MC डोमिनिक के कृषि के क्षेत्र में कर रहे इन प्रयासों की सराहना की और कहा, आने वाले समय में कृषि जागरण और भी तेजी से खेती के क्षेत्र में बढ़ता दिखेगा। अब बढ़ते हैं शेयर मार्केट की ओर।
प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक ने बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट रेट में बदलाव किया है। नई ब्याज दर 24 मार्च 2023 से लागू हो चुकी है। अब बल्क एफडी पर मिनिमम इंटरेस्ट रेट 4.75% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 7.25% हो गया है। सीनियर सिटीजन के लिए बल्क एफडी पर मिनिमम इंटरेस्ट रेट 4.75% और मैक्सिमम रेट 7.25% हो गया है। रिटेल टर्म डिपॉजिट रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बैंक ने आखिरी बार 24 फरवरी को रिटेल एफडी रेट में बदलाव किया था। कंगाल पाकिस्तान की हालत और खराब हो चुकी है। इस देश में लोगों को छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है। 22 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म सालाना महंगाई दर 46.65% बढ़ी है। इस देश इतिहास में ये पहली बार है जब महंगाई इतनी बढ़ी है। बता दें, पिछले सप्ताह के दौरान पाकिस्तान में 26 वस्तुओं की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि 12 चीजों की कीमत में कमी आई है और 13 चीजों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आइए कुछ आंकड़े देखते हैं। टमाटर के दाम 71.77%, गेहूं के आटे के दाम 42.32%, आलू 11.47%, केले के दाम 11.7%, ब्रांडेड चाय के दाम 7.34%, चीनी के दाम 2.70%, दाल मैश के दाम 1.57% और गुड़ के दाम 1.03% तक बढ़े हैं। प्लांटेशन के लिए नहीं खरीदने पड़ेंगे पौधे, अब ट्री बैंक आपको मुफ्त में देगा प्लांट। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए दो दोस्तों ने मिलकर ट्री बैंक शुरू किया है। राजीव नोएडा के सेक्टर 142 में तो उनके दोस्त प्रदीप ने गाजियाबाद में ट्री बैंक शुरू किया है। दोनों अपने अपने इलाके में लोगों को मुफ्त में पौधे बांटते हैं। खास बात यह है कि इनके बैंक से पौधा लेने के बाद उसे अपने घर पे लगाना होता है, फिर पेड़ को लगाते हुए उसके साथ अपनी एक तस्वीर भेजनी होती है। वे पौधा वितरण करने के बाद लोगों के घरों में जाकर चेकिंग भी करते हैं ताकि मालूम हो सके कि लोगों ने पौधा लेने के बाद उसे लगाया कि नहीं। जानकारी के मुताबिक प्रदीप और राजीव ने सबसे पहले गाजियाबाद में छोटा सा ट्री बैंक खोला था। राजीव की माने तो लोगों को एक पेड़ जिंदगी में जरूर लगाना चाहिए। तमिलनाडु के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार प्लान बनाया है। तमिलनाडु स्टार्टअप और इनोवेशन मिशन द्वारा तंजावुर को एक क्षेत्रीय स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही इस इलाके के किसानों के लिए खेती करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे तो पिछले कृषि बजट में तिरुचिरापल्ली और नागपट्टिनम के बीच के एरिया को एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया था। साथ ही राज्य सरकार ने इस इलाके को विकसित करने के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की थी। दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि इस एरिया को एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के बाद यहाँ के किसानों की इनकम बढ़ जाएगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। रमजान के महीने में रोजा रखने वाले रोजेदारों द्वारा इफ्तार में खजूर, फल और अन्य पौष्टिक आहार वाले पदार्थों को ज्यादा शामिल किया जाता है। यही वजह है कि दिल्ली के बाजारों में खजूर के दाम में 20 से 30 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां खजूर आम दिनों में 150 से 160 प्रति किलो के हिसाब से बाजारों में बिकता है, वहीं अब दिल्ली के बाजारों में खजूर का दाम 180 से 200 रुपए प्रति किलो देखा जा रहा है। दिल्ली के सब्जी और फल मंडी में काम करने वाले कर्मचारियों ने बातचीत के दौरान बताया कि आम दिनों की तुलना में इस समय खजूर के दामों में 20 से 30 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह भी संभव है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में इसके दाम और बढ़ेंगे। खासतौर पर रमजान के दौरान इनकी मांग प्रतिदिन बढ़ती है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में दिन व रात के समय बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर सड़कों में जलभराव से यातायात प्रभावित हो रहा है। बता दें कि यमुना के आसपास सटे इलाकों में बारिश होने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कल रात भी बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है। बारिश के चलते दिल्ली वासियों को बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की अपडेट के मुताबिक दिल्ली में अभी कुछ दिन और हल्की बारिश का दौर बना रहेगा और साथ सुबह और शाम के समय तेज हवाएं चलने की भी आसार व्यक्त किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की कृषि से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए कृषि जागरण के साथ बने रहिए। धन्यवाद।